नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। संसद में चुनाव सुधार पर जबरदस्त बहस चल रही है इस समय। लोकसभा में चर्चा पूरी हुई, राज्यसभा में अभी जारी है। और जिस तरीके से जब जवाब दिया लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने, उसके पहले किस तरह से विपक्ष ने चुनाव सुधार, वोट चोरी, SIR, इन सारे मुद्दों पर जो अपनी बात रखी थी और कई सवाल पूछे थे, गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने आए। उन्होंने लंबा चौड़ा जवाब दिया और पूरा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जितने विषय उनको आते थे या उनका भाषण लिखने वालों ने तैयार कर रखे थे, सब कुछ उसमें निचोड़ दिया। लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं मिले जो सवाल विपक्ष पूछ रहा था, जिनके जवाब चाहिए थे, जिनके जवाब की मांग की जा रही थी और जिसकी वजह से संसद में इस चर्चा की मांग इतने दिनों से की जा रही थी। कई अधिवेशन हो चुके, लेकिन सरकार चर्चा को तैयार ही नहीं हो रही थी। पर आखिर में जब तैयार हुई भी तो ये पता लग गया कि सरकार चर्चा को क्यों नहीं तैयार हो रही है, क्यों SIR पर घिरी हुई है, क्यों चुनाव सुधार को लेकर उस पर बोलने के लिए, सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्यों इस मुद्दे पर जो उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी देश की चुनावी प्रक्रिया को समाप्त कर रही है, हाईजैक कर रही है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ध्वस्त करने का काम कर रही है, उसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह के इस लंबे चौड़े भाषण में कहीं दिखाई नहीं पड़ा। बिल्कुल वही पैटर्न। उन्होंने बताया कि वोट चोरी तो सबसे पहले नेहरू ने की। अब आप ये देखिए कि ये पूछा जा रहा है, वोट चोरी को लेकर जो तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राहुल गांधी ने, आए दिन बताए जा रहे हैं कि कैसे हो रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितने एविडेंस लाकर दिखा दिया है, प्रमाण, उसमें CCTV फुटेज और जितने भी प्रमाण हो सकते हैं चुनाव आयोग के सामने। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में, बिहार में, इन सारी जगहों के इतने सारे प्रमाण हैं। लेकिन गृह मंत्री और इनका जवाब पूछा जा रहा है कि ये सारी चीजें अगर होंगी तो चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो चुनाव आयोग का दायित्व है, वो कैसे पूरा कर पाएगा और देश में हम जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी बनी हुई है उसको हम कैसे बचा पाएंगे, क्योंकि ये तो ध्वस्त करते जा रहे हैं। इसके जवाब में गृह मंत्री कह रहे हैं कि वोट चोरी सबसे पहले नेहरू ने की, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल को बनना था प्रधानमंत्री और नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। किस इतिहास की ये बात कर रहे हैं? वही व्हाट्सएप का इतिहास जो RSS के फर्जी, बिना किसी आधार, बिना किसी तथ्य के किसी कुछ लोगों ने लिख दिया और एक दूसरे के ऊपर उसको भेजा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है और वही इतिहास ये लोग पढ़े हुए हैं। इस पर आपको भी पता होगा कि किस तरीके से नेहरू कैसे प्रधानमंत्री बने हैं, वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका थी, नेहरू की क्या भूमिका थी और क्या कुछ हुआ है। इन सब सारी चीज़ों पर अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस पर हम एक विस्तृत, इस पूरे ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। लेकिन मुझे पता है कि आप सभी लोगों को यह मालूम है कि इतिहास में क्या कुछ हुआ। ये वाला इतिहास आपको आप नहीं जानते होंगे। ये इतिहास खास तौर पर इन लोगों के लिए। पर दुर्भाग्य की बात है कि वही इतिहास पढ़ा जा रहा है संसद के भीतर। और इसमें हमारे जो स्पीकर साहब हैं, उनकी भूमिका का तो क्या ही कहना। उनको कोई आपत्तिजनक न तो शब्द दिखाई पड़ता है, न तो भाव दिखाई पड़ते हैं और न ही तथ्य दिखाई पड़ते हैं। मैं उन शब्दों को तो रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आपने भी देखे होंगे, विजुअल्स वायरल हो रहे हैं। गाली तक दे दी चुनाव आयोग को गृह मंत्री ने, लेकिन स्पीकर साहब को आपत्तिजनक नहीं लगा। एक्सपंज करने की, यानी उस शब्द को हटाने को भी नहीं कहा। हटाने की अपील खुद गृह मंत्री कह रहे हैं कि अगर हमने कुछ गलत कह दिया हो तो हटा दीजिए। यह तो इतना गलत था कि उनको निकाल बाहर करना था सदन से। आप सदन के भीतर गाली गलौज कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, वो भी एक संवैधानिक संस्था को। कितने भी उस पर आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप, ये सारे संवैधानिक दायरे में हैं, क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं। उसको कोई गाली नहीं दे रहा है, पर यहां गृह मंत्री उसका बचाव भी कर रहे हैं, उसको गाली भी दे रहे हैं। खैर, मामला वो नहीं है, हम उस चीज में नहीं जाते हैं। वो आपने भी देखा होगा, आपको भी पता लग गया होगा कि क्या स्टैंडर्ड है गृह मंत्री का, क्या स्टैंडर्ड है प्रधानमंत्री का और क्या स्टैंडर्ड बनाकर रखा है इन्होंने संसद का, संसदीय परंपराओं का और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का। पर बात यह है कि जो सवाल आपसे पूछे गए और जब सवाल के जवाब नहीं आ रहे, तो पहला उन्होंने बताया कि 3 बार वोट चोरी हुई। पहला नेहरू ने की और दूसरा इंदिरा गांधी ने की।
उन्होंने बता रहे हैं कि वो उन्होंने उस तरीके से की, और ऐसे ऐसे वो अपने उदाहरण देते चले जा रहे हैं। उनसे सवाल पूछा तो नाराज हो गए राहुल गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, और कहा गृह मंत्री जी आप उन सवालों के जवाब दीजिए जो हमने पूछे हैं, और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि किसी भी फोरम पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैंने जो 3 वोट चोरी को लेकर जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन पर आप हमसे बहस कर लीजिए, आप डिबेट कर लीजिए। एक दिन पहले भी जब राहुल गांधी का भाषण हुआ था तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि हम तो सुन रहे थे कि ये कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ सुझाव देंगे, लेकिन हमारे समझ में ही नहीं आया कि इन्होंने बात क्या कही। राहुल गांधी के भाषण में उनको कुछ समझ में ही नहीं आया। तो खैर, राहुल गांधी ने अपना वो भाषण अंग्रेजी में दिया था। उसके बाद उन्होंने लगातार कई ट्वीट किए और ये बताया कि मैंने क्या कहा है, और जो मैंने सवाल पूछे हैं वो सवाल हमारे जवाब हमको चाहिए। उनमें उन्होंने कई चीज़ें कही थी कि पहली बात तो ये है कि जो CJI, जो ये चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, जिसको अभी पिछले दिनों सरकार ने बनाया, और उसी नियुक्ति प्रक्रिया के तहत ये मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी जो 2 चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति की गई है। इस प्रक्रिया में पहले प्रधानमंत्री होते थे, नेता प्रतिपक्ष होते थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर चाहे तो अपने किसी और वरिष्ठ जज को नियुक्त कर सकते थे, उसमें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेज सकते थे। यानी इन 3 लोगों के जरिए निर्वाचन आयुक्तों का चयन होगा। तो ये माना जाएगा, समझा जा सकता है कि ये नियुक्ति जो होगी वो निरपेक्ष होगी। इसलिए होगी कि उसमें प्रधानमंत्री होगा एक पार्टी, विपक्ष का नेता होगा, जाहिर सी बात है वो दूसरी पार्टी का राजनीतिक दल का होगा, और तीसरा मुख्य न्यायाधीश होगा या कोई दूसरे न्यायाधीश होंगे जिनको मुख्य न्यायाधीश अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजेंगे। तो वो एक निरपेक्ष संस्था होगी। तो इसमें कम से कम 2 लोगों की सहमति किसी एक नाम पर अगर होगी तो निश्चित तौर पर वो कंपैरेटिवली निरपेक्ष होगा, यानी उससे निरपेक्षता की उम्मीद की जा सकती है, निष्पक्षता की उम्मीद की जा सकती है कि वो किसी का फेवर नहीं लेगा। सरकार ने नियम बनाया और उसको सुझाव को खारिज कर दिया, नया नियम बनाया, कानून बनाया इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया से। उसमें पहला प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा गृह मंत्री होंगे या प्रधानमंत्री चाहे तो किसी और कैबिनेट मंत्री को बना दे, और तीसरा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। अब ये जब व्यवस्था होगी तो उसमें 2 लोग तो एक ही तरफ होंगे, नेता प्रतिपक्ष विरोध करके भी कुछ नहीं कर सकता है। यानी जिस व्यक्ति को चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा पूरी तरह से वह व्यक्ति सरकार का कृपा पात्र होगा। वही हो रहा है। तो यही कहा, पहला उन्होंने कहा कि यह मुझे बताया जाए कि मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों के निर्वाचन की प्रक्रिया से क्यों हटाया गया। उसके बाद उनके जो सवाल थे, और तीसरी बात यह कि और भी सवाल पूछे गए कि आखिर SIR का जो कानून नियम बनाया है चुनाव आयोग ने, ये नियम बनाने की पावर उसको कहां से आई, क्योंकि जो संविधान में लिखा हुआ है कि निर्वाचन से संबंधित, निर्वाचन की प्रक्रिया को संचालित करेगा चुनाव आयोग, ये उसकी जिम्मेदारी है। निर्वाचन से संबंधित कोई नियम नहीं बनाएगा। निर्वाचन से संबंधित नियम बनाने का अधिकार संसद को है, आर्टिकल 327 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो यह पूछा कि आखिर ये अधिकार चुनाव आयोग को किसने दिया, या फिर चुनाव आयोग ने अगर ये अधिकार अपने आप ले लिया है तो इस पर किसी को कोई आपत्ति क्यों नहीं हो रही है। ये सारे सवाल रखे गए और कि किस तरीके से हो रहा है। और दूसरी बात ये कि जब बिना कोई सवाल अगर नहीं मिल रहा था तो उनका जवाब देने के लिए अनाप शनाप बातें जब कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह, तो राहुल गांधी खड़े हुए और कहा कि आप मुझसे तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप जब चाहें जहां चाहें आप मुझसे डिबेट कर सकते। कोई जवाब इसका नहीं था। दरअसल अब कोई जवाब इसका नहीं है। निश्चित तौर पर इसमें कई चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि आखिर क्यों नहीं जवाब दे पाए। क्या जवाब दे पाएंगे? मुख्य न्यायाधीश को क्यों निकाल दिया गया? मुख्य न्यायाधीश अगर रहते तो कम से कम जो भी व्यक्ति, हालांकि उससे एलिजिबिलिटी को जो पूरा करता होगा, एक उसकी योग्यता निर्धारित की गई है कि कौन बन सकता है चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त, उस योग्यता को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर बनता तो इतनी आसानी से सरकार तो अपने किसी व्यक्ति को बैठा नहीं सकती थी।
वहां मुख्य न्यायाधीश होते और यह व्यवस्था इसीलिए की गई थी ताकि एक निष्पक्ष व्यक्ति को, निरपेक्ष व्यक्ति को बनाया जा सके, जो निष्पक्षता के साथ अपने जो दायित्व है उनका वो पालन कर सके, उसको निभा सके। तो यहां क्या जवाब देंगे? अगर सीजेआई भी रहते तो ज्ञानेश कुमार जैसे व्यक्ति को, जो कि अमित शाह के अंडर में पिछले काफी समय से उनके मंत्रालय में काम कर रहे थे, उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, ये विपक्ष के आरोप है, उनको कैसे बना देते? उनके नाम पर आपत्ति जताई थी राहुल गांधी ने, निश्चित तौर पर यह आपत्ति सीजेआई भी जताते या जो दूसरे न्यायाधीश उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट के भेजे जाते, और नहीं जताते तो आप बनाते, तब फिर किसी को कहने का अधिकार नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं कि आप बना दिए तब कोई व्यक्ति पक्षपात नहीं कर सकता है, कहेगा तब भी, लेकिन तब कम से कम ये तो नहीं कहेगा कि उस व्यक्ति को नियुक्त करने से पहले ही आपकी मंशा स्पष्ट हो गई कि आप करना क्या चाह रहे हैं। ये तो तब नहीं होता ना। तो कहा गया कि आप पहली बात तो इसको भी आप क्यों किया गया, क्यों हटाया गया सीजेआई को, और हटाया गया तो उसको संशोधन फिर से किया जाए, कारण बताया जाए और उसको फिर यहां पर रखा जाए। तो इसका क्या कारण बता सकते हैं? कोई उनके पास जवाब नहीं है। दूसरी बात यह है कि यह अधिकार किसने दिया? वास्तव में यह काम जो है, हालांकि उस पर सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही है, आर्टिकल 327 के तहत जो शक्तियां पार्लियामेंट को दी गई हैं उसको हड़प लिया है चुनाव आयोग ने। बहुत गंभीर मामला है, आपराधिक कृत्य का मामला है और यह संवैधानिक प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ाने वाला मामला है। लेकिन सरकार ने क्यों करने दिया है? इसलिए करने दिया है कि सरकार को उसमें फायदा है, वो उनके हिसाब से कर रहे हैं। बिहार में दिखाई पड़ गया कि 65 लाख वोटर्स को उन्होंने हटा दिया, उसका फायदा किसको मिल गया है, और 25 लाख वोटर जोड़ दिए, उसका फायदा किसको मिल रहा है। तो यह भी कहा गया, पूछा गया है कि जो एसआईआर किया गया है इसका वाजिब, पहली बात एसआईआर कराने का चुनाव आयोग को इस तरह से पैन इंडिया लेवल पर कोई अधिकार नहीं है। जरूरत पड़ने पर कभी कहीं किसी एक आध कॉन्स्टिट्यूएंसी में करा सकता है अगर उसकी मांग की गई हो, उसकी जरूरत उसको लग रही हो। तो यह कहा गया कि एसआईआर कराने की यह जरूरत क्यों पड़ी, उसका कारण सदन पटल पर रखा जाए, बताया जाए। कोई जवाब इसका नहीं। क्या जवाब इसका देंगे? ये सारी चीजें क्यों की गई है? निश्चित तौर पर चुनाव आयोग ने ये सारी चीजें की हैं, उससे बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए की गई हैं। यही आरोप लगा रहा है विपक्ष, वो साबित हो रहा है। तो बीजेपी क्यों बोलेगी? और लोकसभा में जब इस पर चर्चा की शुरुआत में ही जो डॉक्टर संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि एसआईआर जो चुनाव आयोग करा रहा है उससे हमें तो फायदा ही हो रहा है, विपक्ष को पता नहीं क्यों तकलीफ है। अरे भाई, विपक्ष को क्यों नहीं तकलीफ होगी? विपक्ष को के जो वोटर है आप चिन्हित करके उन वोटरों को वोटर लिस्ट से ही बाहर कर दे रहे हैं, और वो अधिकार आपको नहीं है फिर भी आप उसको कर रहे हैं। तो विपक्ष क्यों नहीं बोलेगा? आपको फायदा हो रहा है, आज आप नहीं बोल रहे हैं, कल आप भी उस पर बोलेंगे। तो ये कोई जवाब नहीं था तब सवालों का, आपके पास कोई तर्क नहीं थे, तो जाहिर सी बात है कि आपको घंटा डेढ़ घंटा भाषण में खींचना है तो आप बेमतलब की बातें करेंगे। लेकिन जिस तरह से जब चुनौती दी तो पहले तो गृह मंत्री काफी उखड़े और उन्होंने कहा कि मेरे बोलने का क्रम कोई और नहीं तय करेगा, लेकिन बाद में खुद डाउन हो गए और कहे कि मैं बता रहा हूं। लेकिन जवाब उनका तब भी नहीं आया और इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया उन्होंने। अब इससे यह साफ हो गया है कि क्यों चुनाव आयोग, एसआईआर, चुनावी प्रक्रिया, इन सारे मुद्दों पर चर्चा नहीं कराना चाहती थी सरकार, और कोई जवाब उसके पास नहीं है। अब देखना है कि इसके बाद अब क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।